नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम वेक्टर शुरू करते हैं। तो वेक्टर को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि इसके अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं। तो पहले देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ दो प्रकार की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं, कि जिसमें एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और दूसरी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हम स्केलर बोलते हैं, स्केलर भी बोल सकते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी को हम वेक्टर भी बोल सकते हैं। हिंदी में स्केलर क्वांटिटीज़ को अचर राशियाँ बोला जाता है और स्केलर को अदिश बोला जाता है। अचर नहीं, अदिश राशियाँ। स्केलर क्वांटिटीज़ को अदिश राशियाँ बोला जाता है, अदिश राशियाँ, और स्केलर को अदिश बोला जाता है। और वेक्टर क्वांटिटीज़ को सदिश राशियाँ और वेक्टर को सदिश बोला जाता है। तो अब हम जानते हैं कि स्केलर यानी अदिश है क्या, अदिश राशियाँ हैं क्या। तो अदिश राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनमें ओनली, यानी स्केलर वो होते हैं जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। यानी हिंदी में अगर हम बात करें तो ऐसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे अदिश राशि कहा जाता है। ऐसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसे अदिश राशि कहा जाता है। यानी स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें केवल और केवल यानी ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मास द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, लेंथ लंबाई, एरिया क्षेत्रफल, वॉल्यूम आयतन, टाइम समय, स्पीड चाल, ये सब सारी जो अभी हमने पढ़ी राशियाँ पढ़ी हैं यानी क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जिसको सदिश राशि बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। उसमें मैग्नीट्यूड था और इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। यानी हिंदी में जब इसकी बात डिटेल में डेफिनेशन देखते हैं तो एक क्या होता है कि ऐसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसको हम सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि में जैसे सदिश राशि के एग्जांपल देखें तो क्या, एक तो फोर्स जिसको बल कहते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, वेलोसिटी वेग, मोमेंटम संवेग, एक्सेलरेशन त्वरण, ये सब किस में आते हैं, वेक्टर के अंदर आते हैं, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आते हैं, सदिश राशि के अंदर आते हैं। ये हम इस चैप्टर के अंदर वेक्टर वाले चैप्टर में वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं क्या होता है, किस तरह से हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, जो सदिश का निरूपण है ये कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या कहलाता है कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यानी दिश रेखाखंड हम बनाते हैं, जिस तरह से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनाते हैं, जैसे इस तरह से, यानी इसमें एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक इसमें एरो बना होता है एक साइड में, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, दिश रेखाखंड बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि ये एक पॉइंट है ए और ए से लेकर बी की तरफ ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, जिसमें जो पॉइंट ए है उसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, और बी होता है उसको हम बोलते हैं फाइनल पॉइंट यानी अंतिम बिंदु बोलते हैं। और इसको इस तरह से लिखा जाता है, ए से बी की तरफ जा रहा है तो उसको मतलब लिखा था ए बी वेक्टर। वेक्टर का ऊपर साइन बना देते हैं। वेक्टर का साइन किस तरह से होता है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से हम वेक्टर का साइन बनाते हैं, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। तो ए बी के ऊपर बना दिया तो ये क्या बन गया, ए बी वेक्टर बन गया, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ए पहले आएगा। और अगर ये बी से स्टार्ट होता है तब इसके ऊपर क्या बनेगा, बी ए वेक्टर का साइन बने, इसको बी ए भी लिखेंगे, ए बी नहीं लिखेंगे, इसको बी ए लिखेंगे अगर बी से स्टार्ट हो रहा है। यानी बी इनिशियल पॉइंट है और ए क्या है, फाइनल पॉइंट है। और अगर हम इसमें देखें तो यहाँ से पी से स्टार्ट हो रहा है तो पी इनिशियल पॉइंट है और ये क्यू क्या है, फाइनल पॉइंट है। तो इसको क्या लिखें, पी क्यू वेक्टर बना देते हैं इसको, ये पी क्यू वेक्टर बना देते हैं। अब ये जो ए बी वेक्टर, बी ए वेक्टर, पी क्यू वेक्टर, इनको किस तरह से डिनोट करते हैं हम, जैसे इसको ए से लिखा हम तो ए वेक्टर बना दिया, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर जो परिमाण निकालते हैं यानी मैग्नीट्यूड निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड होता क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि लेंथ होती है इसकी, यानी लंबाई क्या है, वेक्टर की लंबाई क्या है, लेंथ क्या है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। और जो लेंथ और लंबाई है वो किससे निकालते हैं, मॉडुलस से हम निकालते हैं। मॉडुलस यानी मापांक से हम इसकी लेंथ निकालते हैं। इसको मैग्नीट्यूड निकालने यानी परिमाण निकालने का तरीका ये होता है कि मोड ऑफ ए बी वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर को लिखा हमने ए वेक्टर, तो मोड ऑफ ए वेक्टर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, मोड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको किसके इक्वल में लिख सकते हैं, ए के वेक्टर में। यानी कि जब भी आपके पास ए वेक्टर का मोड लिखा हो तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं ए में। आगे हम इसके क्वेश्चन और आगे कुछ इसके कॉन्सेप्ट और भी देखेंगे तो उनमें आपको क्लियर होता चला जाएगा कि कैसे कैसे हम निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड आपको मॉडुलस से निकालना है, ए बी वेक्टर का मोड इक्वल टू, यानी ए वेक्टर का मोड, और इसको ए से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम, जिसमें है कि टाइप ऑफ वेक्टर क्या है। टाइप ऑफ वेक्टर देखते हैं पहले, सदिशों के प्रकार क्या है। तो सदिशों में सबसे पहले है कि जीरो वेक्टर, जिसको शून्य सदिश भी बोलते हैं। जीरो वेक्टर कैसे लिखा जाता है, ए वेक्टर, यानी वो जो पॉइंट
जहाँ से शुरू हुआ वो वहीं पे वापस ख़त्म हो गया, जहाँ से शुरू हुआ वहीं पे, यानी इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है वो दोनों सेम होते हैं। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अगर सेम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं शून्य वेक्टर, जीरो वेक्टर या शून्य सदिश बोलते हैं। जैसे ए वेक्टर, बी सी वेक्टर, जैसे इन तीनों पॉइंट से हमने डिनोट किया। इसको डिनोट कैसे किया जाता है, जीरो के ऊपर वेक्टर का साइन लगा दो वो जीरो वेक्टर हो जाता है। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यानी इसका परिमाण क्या होता है, जीरो वेक्टर का जैसे मोड निकालते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। यूनिट वेक्टर यानी मात्रक सदिश क्या होता है। यूनिट वेक्टर ये होता है कि इसका मैग्नीट्यूड करेंगे जब तो उसका एक यूनिट आएगा, यानी एक इकाई मिलेगा हमको, 1 यूनिट यानी एक इकाई। तो मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। और यूनिट वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए वेक्टर के अलोंग अगर हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो उसको ए कैप से निकालेंगे, और बी वेक्टर के अलोंग अगर हम इसको निकालेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ये बी कैप लिखा जाएगा। सी वेक्टर के अलोंग लिखा जाएगा तो सी कैप आएगा। तब ए वेक्टर का जब मॉडुलस निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, 1 होता है। अब हम बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे, जैसे सआदिम सदिश जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो को इनिशियल का मतलब होता है कि जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होता है बट फाइनल पॉइंट डिफरेंट हो। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। जैसे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ये अलग अलग वेक्टर्स हैं, लेकिन इनका जो इनिशियल पॉइंट था वो सेम था। तो इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु सेम है, उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। अब अगला हमारा ये है कॉलिनियर वेक्टर्स। कॉलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलिनियर से रिलेटेड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं कई। तो कॉलिनियर वेक्टर क्या होता है, यानी संरेख सदिश क्या होगा। संरेख बिंदु आपने पढ़ा है, कॉलिनियर पॉइंट आपने पढ़ा है, लेकिन अभी पढ़ रहे हैं हम कॉलिनियर वेक्टर। तो कॉलिनियर वेक्टर में क्या होना चाहिए कि दोनों वेक्टर पैरेलल होने चाहिए। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पैरेलल हैं तो वो क्या होंगे, कॉलिनियर वेक्टर होंगे। डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है लेकिन पैरेलल होने चाहिए, यानी डायरेक्शन, इसमें देखो इसमें डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट डायरेक्शन है और यहाँ से डायरेक्शन दोनों की सेम है, यानी डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, और उसको आप क्या बोलते हैं, कॉलिनियर वेक्टर बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर जब इक्वल वेक्टर की बात आ जाती है वहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन लागू हो जाती है। वो देखिए वो कंडीशन क्या बनती है, वो ये बनती है इक्वल वेक्टर में कि इक्वल वेक्टर जिसको समान सदिश बोलते हैं उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, परिमाण एवं दिशा समान होनी चाहिए, यानी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड है दोनों का वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ए वेक्टर का मॉडुलस और बी वेक्टर का मॉडुलस की वैल्यू आपस में जब इक्वल है तभी हम उनको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। और इक्वल वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। तो पैरेलल भी होना चाहिए, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अब जैसे हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में, इसमें क्या है कि दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, तो ये दोनों क्या नहीं होंगे, इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। तो ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। अब बात करते हैं नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर कैसे होता है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ये होता है कि जैसे अभी यहाँ पर हम बात करें कि ए बी वेक्टर मैंने यहाँ पे बना रखा है कि ए से इनिशियल पॉइंट है और बी ए फाइनल पॉइंट है, लेकिन जैसे इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो बी इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ए यहाँ पे क्या हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे ये तो ए बी वेक्टर बनता है, ये क्या बनता है, बी ए वेक्टर बनता है। तो इनको दोनों को जब इक्वल लिखना होगा तो ए बी वेक्टर को हम माइनस लगा देते हैं, वो तो बी ए वेक्टर दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो ये इस वेक्टर का जब नेगेटिव क्या आ जाएगा, माइनस का बी ए वेक्टर आ जाएगा, माइनस का बी ए वेक्टर, ये इसका नेगेटिव वेक्टर हो जाता है। अब पी क्यू का नेगेटिव वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू पी वेक्टर हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा माइनस का क्यू पी वेक्टर। ये सब इसमें था, वेक्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप ऑफ वेक्टर्स था, नेगेटिव वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, हमने इक्वल वेक्टर, कॉलिनियर वेक्टर, इन सब के बारे में पढ़ा। आगे हम ये सब चीज़ें जानेंगे जिसमें पोजीशन वेक्टर हो, डायरेक्शन कोसाइन हो, डायरेक्शन रेशियो हो, डायरेक्शन कोसाइन हो, ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स होंगे, उन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं वेक्टर के अंदर पोजीशन वेक्टर और इन सब के बारे में, जिसमें सारे फार्मूला वगैरह भी हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी। पी पॉइंट कौन सा होगा, जैसे हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना रखा है, ये कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब दे रखा है, और पोजीशन वेक्टर में पी को एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर एक पॉइंट पी है, पी एक पॉइंट दे रखा है।
अब इसका स्थिति सदिश निकालना है, यानी पोजीशन वेक्टर हमको निकालना है। तो ओपी वेक्टर, ओ ओरिजिन से जा रहा है, ओ से पी की तरफ लेके जाते हैं, तो ओपी वेक्टर क्या बन जाएगा, जिसको हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं। पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश को हम आर वेक्टर से डिनोट करते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, आर वेक्टर से। तो आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ओपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर क्या बन जाएगा, पी के कोऑर्डिनेट दे रखे एक्स वाई जेड, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के, इस तरह से इसको लिखा जाता है पोजीशन वेक्टर को, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के के। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेट की कुछ वैल्यू होती है, यहाँ पे जैसे 1 2 3 होती है, तो यहाँ पर अब हम एक्स वाई जेड की जगह 1 2 3 कोई वैल्यू रख देते हैं, या कोई न्यूमेरिक वैल्यू कुछ और भी होती है कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो भी हम एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू रख देते, तो वो क्या हो जाता, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी हो जाता। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड यानी परिमाण की, और मॉडुलस यानी मापांक। मैग्नीट्यूड को हम मॉडुलस भी बोलते हैं, परिमाण को हम मापांक भी बोलते हैं। तो वो कैसे निकालते हैं हम, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो किसी वेक्टर, जैसे मान लो कि अभी के लिए हमारे पास में ये वेक्टर दे रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओपी वेक्टर बोल रहे हैं अभी। ओपी वेक्टर का मॉडुलस कैसे निकालेंगे, तो मोड ऑफ क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई केप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जेड केप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के केप का स्क्वायर, यानी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट, क्योंकि एक्स के गुणांक में क्या था, एक्स था, ये आई केप के गुणांक में एक्स था, जेड केप के गुणांक में वाई था, और के केप के गुणांक में जेड था। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सब आ गए। तो इस तरह से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यानी मॉडुलस निकालते हैं। आगे हम बात करते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। जब 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर होता है, उसका हम कैसे निकालते हैं, स्थिति सदिश या पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो उसमें ये होता है कि जैसे हमें मान लेते हैं कि अभी हमारे पास में एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, जिसमें ओ ये बन गया, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, ये दे रखे हैं। और तो हम क्या करेंगे, ओ हमारे पास कोई ओरिजिन है, तो ओ से ए तक के हमने ज्वाइन करवा दिया, ये डायरेक्शन बन जाएगी, और एक है ओ से बी तक हमने ज्वाइन करवा दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंडीशन बनती है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले में ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, यानी ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाता है, ओ बी वेक्टर आ जाता है, ओ बी वेक्टर आ जाता है ये, यानी डायरेक्शन इनकी दोनों की सेम थी, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाले के इक्वल आ जाएगा। इन दोनों का सम है वेक्टर का, वो इसके इक्वल आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा चेंज करना चाहें कि ए बी वेक्टर हमको निकालना था, दोनों पॉइंट का निकालना था हमको, तो दोनों पॉइंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ए बी को हम रख लेते हैं, ओ ए वेक्टर को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आ जाएगा। तो ए बी वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये ए बी वेक्टर है। और ओ बी वेक्टर जो दे रखा है, तो ओ बी वेक्टर में क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 आई केप प्लस y2 माइनस y1 जे केप प्लस z2 माइनस z1 के केप, ये आ जाएगा। तो x2 माइनस x1 ये x2 है, माइनस x1 आई केप प्लस y2 माइनस y1 जे केप प्लस z2 माइनस z1 के केप, ये आ जाएगा आर वेक्टर, यानी ए बी वेक्टर बन जाएगा। ये कैसे बना, क्योंकि पहले हमने क्या निकाला कि ओ ए वेक्टर निकाल लिया, तो ओ ए वेक्टर जब आप निकालोगे तो ओ के कोऑर्डिनेट तो 0 0 है, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको ओ ए वेक्टर, तो ये हो जाएगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के ऐसे मिल जाएगा। और इसमें भी क्या मिल जाएगा, ओ बी वेक्टर की भी बात करेंगे तो एक्स टू आई के प्लस वाई टू जे के प्लस जेड टू के, फिर दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है। तो अब सीधा सीधा अगर आप निकालना चाहिए और इसको याद रखना चाहें, तो ये हो जाएगा कि 2 पॉइंट आपके पास दे रखे हैं, तो फिर इसमें आपको ए बी वेक्टर निकालना है, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जेड के प्लस z2 माइनस z1 के, ये बन जाता है। तो ये इस तरह से 2 पॉइंट से पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं अलग से कि यदि हमारे पास में इफ़ ए वेक्टर इक्वल टू एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के हो, देन स्केलर कंपोनेंट क्या होंगे इसके। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि एक वेक्टर आपके पास दिया हुआ है और उसमें स्केलर कंपोनेंट क्या है, यानी अदिश घटक इसके अंदर क्या है, तो वो क्या होंगे, तो आई केप जे केप और के केप के जो गुणांक में जो वैल्यू होती हैं वो इसके क्या होते हैं, स्केलर कंपोनेंट होते हैं, यानी न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं, यानी वो राशियाँ जो न्यूमेरिक हैं। तो यहाँ पे एक्स केप एक्स वाई जेड है, इसके गुणा आई केप के गुणांक में क्या है, एक्स है, वाई जेड के जे केप के गुणांक में वाई है, और के केप के गुणांक में जेड है, तो एक्स वाई जेड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे। अब आते हैं हम वेक्टर कंपोनेंट में, इसी में वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, तो इस वेक्टर के अंदर वेक्टर कंपोनेंट हमारे पास में होंगे एक्स आई केप प्लस
कॉमा लगा के लिखें वाई जे कैप और जेड के कैप। आपको एक वेक्टर दे करके ये पूछ लिया जाए दोनों चीज़ें, स्केलर कंपोनेंट पूछा जाए और वेक्टर कंपोनेंट पूछा जाए, तो स्केलर कंपोनेंट में ओनली आप लिखोगे आई कैप के गुणांक कॉमा जे कैप का गुणांक कॉमा के कैप का गुणांक, वो हो जाता है स्केलर कंपोनेंट। और वेक्टर कंपोनेंट वो हो जाता है कि एक्स आई कैप कॉमा वाई जे कैप और कॉमा जेड के कैप, ये तीनों क्या हैं, वेक्टर कंपोनेंट है, यानी सदिश घटक है। इसके बाद हम सीधा आते हैं कि इफ़ ए वेक्टर हमारे पास ये दे रखा है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, देन तो क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। इसी वेक्टर के अलोंग हमको यूनिट वेक्टर निकालना हो, वो हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा है। वो फॉर्मूला ये है कि अच्छा यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो क्या बन जाएगा, ए कैप बना देना, ए कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। वो इस तरह से निकालते हैं कि ए वेक्टर इक्वल टू होता है ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। जिस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर को हम लिखेंगे न्यूमरेटर में और अपॉन में क्या लिख देते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को लिख देते हैं, तो हमको क्या मिल जाता है, उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो ये फॉर्मूला बनेगा कि ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो एक जो ए कैप का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे तो वो क्या आएगा 1 होगा, क्योंकि ये तो फिक्स है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। लेकिन हम इसको सोल्व करेंगे तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर लिखा जाता है। एन परिमाण वाला सदिश है जिसको एन कैप भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला ये है। अब हम मिलते हैं अगले चलते हैं हम अगले टॉपिक पे। अगले में ये दे रखा है कि यदि ए वेक्टर इक्वल टू दे रखा है एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के कैप, देन अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं इसके अंदर। अगर वेक्टर हमारे पास में दे रखा है उसमें ये पूछ लिया जाए कि डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, सॉरी कोसाइन पे बाद में जाएंगे, डायरेक्शन रेशियो क्या है, जिसको दिक् अनुपात भी बोलते हैं हिंदी में। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो वो होते हैं जो क्या है, अभी हमने बात की थी कि स्केलर जो कंपोनेंट होते हैं वेक्टर के वो क्या हो जाते हैं डायरेक्शन रेशियो। जैसे आई कैप का गुणांक यानी कोफिशिएंट और जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट, एक्स वाई जेड को हम क्या बोलेंगे इसके अंदर, इस वेक्टर के अंदर एक्स वाई जेड हमारे लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। अब डायरेक्शन कोसाइन को कैसे लिखते हैं, अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन की। तो डायरेक्शन कोसाइन होता है एल एम एन, इनको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं, जिसको दिक् कोसाइन या दिक् कोजाई भी बोला जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन में एल एम एन होगा और एल की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि एल इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एल की वैल्यू कैसे हो जाएगी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एल एम एन तीन हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन होते हैं। एम की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एन की वैल्यू होती है एन इक्वल टू जेड अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये तीन डायरेक्शन कोसाइन होंगे। यानी एल निकालना हो तो न्यूमरेटर में एक्स रख दो, एम निकालना हो तो वाई रख दो और एन निकालना हो तो जेड रख दो, और बाकी स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। ये कहाँ से मिले हमको, जो वेक्टर हमारे पास में गिवन है उससे मिलेंगे। ये जो वेक्टर दे रखा है उससे मिले, एक्स वाई जेड यहाँ से लेंगे और इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया, और एल निकालना तो एक्स लिखा, एम के लिए वाई और एन के लिए जेड लिख दिया। अब एक कंडीशन ये है कि इसके अंदर कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आप करोगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब आप इनको सोल्व करोगे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर करोगे, यानी तीनों का स्क्वायर प्लस करते हैं तब क्या आ जाता है, 1 आता है। और अगर आपको प्रूव करना हो तो इसका स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं ताकि 1 नहीं आएगा। आगे चलते हैं हम। अगला पॉइंट हमारा यह है कि ए वेक्टर दे रखा है जिसमें a1 आई के प्लस a2 जे के प्लस a3 के कैप, ये a2 है। a1 आई के प्लस a2 जे के प्लस a3 के कैप है। और b वेक्टर के अंदर दे रखा है b1 आई के प्लस b2 जे के प्लस b3 के कैप आर कोलिनियर। ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं यानी सरेख हैं। तब क्या कंडीशन होती है सरेख होने पे, यानी दो वेक्टर हमारे पास में दे रखे हैं, एक a वेक्टर है और एक b वेक्टर दे रखा है, और उनमें सरेख की कंडीशन क्या होती है, सरेख कब होंगे ये तब होंगे कि b वेक्टर इक्वल टू लेमडा a वेक्टर दे रखा हो। लेमडा यानी कांस्टेंट है तो ए b वेक्टर इक्वल टू लेमडा a वेक्टर होंगे। या फिर एक दूसरी कंडीशन ये होती है
कि b1 अपॉन, यानी लेमडा का मतलब ये हो गया कि बी वेक्टर हमने लिखा और ए वेक्टर में से कोई वैल्यू मान लो कि कॉमन ले लिया हमने, तो वो लेमडा बन जाएगी और ए वेक्टर रह जाएगा। तो इस तरह से वो कंडीशन बनेगी। ये कंडीशन होने पे भी सारे होंगे यानी कॉलिनियर होंगे, या फिर ये कंडीशन कि b1 अपॉन a1 इक्वल टू b2 अपॉन a2 इक्वल टू b3 अपॉन a3 होगा, तब भी हम क्या बोलेंगे कि दोनों वेक्टर कॉलिनियर है। b1 a1 कहाँ से आएगा, i का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे b वेक्टर के अंदर क्या है b1 है, और a वेक्टर के अंदर क्या है a1 है, और j का क्या है कोफिशिएंट क्या है b2, और यहाँ से g का है a2। ये है के कैप का जो कोफिशिएंट है वो है b3, और यहाँ से के कैप का कोफिशिएंट है a3। तो b1 अपॉन a1 इक्वल टू b2 अपॉन a2 इक्वल टू b3 अपॉन a3 है। इस कंडीशन में ये कॉलिनियर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश की। समान सदिश से रिलेटेड एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। तो समान सदिश का क्वेश्चन, समान सदिश में कैसा होता है कि इफ़ x1 i k प्लस x2 j k प्लस x3 k कैप इक्वल टू है a1 i k प्लस a2 j k प्लस a3 k कैप, देन उस कंडीशन में x1 इक्वल टू a होगा, x2 इक्वल टू a2 होगा, x1 इक्वल टू a1, a नहीं a1, x1 इक्वल टू a1, x2 इक्वल टू a2 और x3 इक्वल टू a3 होगा। यानी दोनों वेक्टर अगर इक्वल दे रखे हैं, इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश हैं, तो आई के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे, जे के कोफिशिएंट दोनों के इक्वल हो जाएंगे, और के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए x1 इक्वल टू a1 है, x2 इक्वल टू a2 है और x3 इक्वल टू a3 है। यहाँ तक हमने इसके वेक्टर से रिलेटेड कुछ फार्मूला और ये सब देख लिए कि कैसे कैसे निकालना है। अब हम बात करते हैं सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड। सेक्शन फार्मूला क्या है? सेक्शन फार्मूला एक तो इंटरनली होता है और एक एक्सटर्नली, और उसके बाद एक मिड पॉइंट बनता है। तो तीन कंडीशन होती हैं सेक्शन फार्मूला में। सेक्शन फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी होता है और वेक्टर में भी है। तो देखिए सेक्शन फार्मूला में, जिसको खंड सूत्र भी बोलते हैं, क्या होता है कि ओ यहाँ पे दे रखा है, ओ के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ से हमने लिखा कि, यहाँ से हमने लगाया कि एक वेक्टर ये जा रहा है, ये वेक्टर दे रखा है, और एक वेक्टर है ये ओ ए वेक्टर, एक है ओ बी वेक्टर और एक है ओ पी वेक्टर। ए से बी को हम ज्वाइन करवाते हैं, ये एक वेक्टर दे रखा है। यानी ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर को एक वेक्टर है ओ पी वेक्टर जो m/n में डिवाइड कर रहा है। कुल मिला के बात यह है कि ये जो ए पी था उसको पी जो पॉइंट है वो एक तरह से अलग पॉइंट में, मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें। ये पार्ट हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो ये पार्ट है जो है m और ये है n, m/n में डिवाइड कर रहा है। उस कंडीशन, इसमें इंटरनली डिवाइड करें तो इंटरनली का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाएगा? तो इसमें ये होता है कि जो OP है उसको क्या बोलते हैं, R वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो R वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा MB वेक्टर, यानी यहाँ से M लिया तो इधर से क्या लेंगे, B वेक्टर लेंगे, ये ध्यान रखना है। MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर, अगर यहाँ से ये लेते हैं N तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A वेक्टर आ जाएगा। तो B वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N, R वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर अपॉन M प्लस N। ये इंटरनली फार्मूला हो जाता है, सेक्शन फार्मूला। अब बात करते हैं एक्सटर्नली की। एक्सटर्नली में क्या होता है, इसी फार्मूले में अगर बीच में माइनस लगा देते हैं तो एक्सटर्नली बन जाता है। यानी R वेक्टर इक्वल टू MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस N। अब एक्सटर्नली का डायग्राम कैसे बनता है वो हम देख लेते हैं अभी। कि ये दे रखा है कि AB हमारे पास में एक वेक्टर दे रखा है कि AB वेक्टर है, ये AB वेक्टर, और ये एक है B से, O से एक OB वेक्टर लिया और एक ले लिया हमने OA वेक्टर। अब एक्सटर्नली डिवाइड करेगा तो इस लाइन, इस AB वेक्टर को हम आगे तक एक्सटेंड करते हैं तो ये P पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। तो जो BP की जो लेंथ आ रही है, BP की जो लेंथ आ रही है वो क्या हो जाएगी, BP की लेंथ हो जाएगी, ये देखो जैसे यहाँ से यहाँ तक ले ली BP, वो है N, और A से लेकर P तक क्या है, M है, क्योंकि इसमें भी AP हमने क्या लिया था, M ही लिया था। तो ये एक्सटर्नली हो रहा है लेकिन ये AP है क्या, M, और ये BP क्या है, N। और जो OP वेक्टर था, जो पोजीशन वेक्टर है, उसको हम क्या लेते हैं, R वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है, R वेक्टर इक्वल, उसमें ऊपर वाले में एक्सटर्नली में, कि R वेक्टर इक्वल टू आ जाता है MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस N।
यानी इंटरनली वाले के साइन अगर माइनस का कर देते हैं, उसमें प्लस का साइन होता है इंटरनली में और एक्सटर्नली में माइनस का साइन हो जाता है, तो ये वेक्टर मिल जाए, ये सेक्शन फार्मूला आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि सेक्शन फार्मूला में अगर ये मिड पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट कर दे, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो मिड पॉइंट से क्या फार्मूला बनता है कि आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2 हो जाता है। मिड पॉइंट के लिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2 हो जाता है। तो ये 3 फार्मूले थे सेक्शन फार्मूला की। इस तरह से हमको ये सब करना है। तो ये सारे फार्मूले हमने अभी पढ़े, सारे कॉन्सेप्ट अभी हम देखे। अब इतना, इसके बाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।